तो लास्ट वेडनेसडे तक हमने एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस कर लिया था। एनर्जी लेवल डायग्राम में मुझे बताना, अगर हाइड्रोजन का हमने डिस्कस किया था, कुछ चीजें में डिस्कस करनी। फिर इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। n इक्वल टू 1 लेवल था, n इक्वल टू 2 लेवल, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, देन दिस n इक्वल टू 5 लेवल। ये हमने कई एनर्जी लेवल्स लिए हुए थे। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, 4, n इक्वल टू 5 लेवल। एनर्जीज यही तीन लेवल्स की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आया था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था -1.51, ये था -0.5, और शायद 5 का तो मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया होगा। भाई देख लो जरा सा, यही थी एनर्जीज या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? हाँ, इन्फिनिटी लास्ट है ना। ओके, इन्फिनिटी लास्ट था। वालेकुम सलाम। और इन्फिनिटी की जो एनर्जी थी, दैट, ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमने हाइड्रोजन का ड्रॉ किया। हर लेवल की एनर्जी आप जानते हैं, हर लेवल की एनर्जीज यहां पर लिखी हुई। अब देखिए इस एनर्जी लेवल डायग्राम में कुछ चीजें समझिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां है, पहले मतलब समझो ट्रांजिट, इलेक्ट्रॉन कहां कहां ट्रांजिट कर सकता है। n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 तक जा सकता है, 1 से 3 जा सकता है, 1 से 4 जा सकता है, 1 से इनफाइनाइट जा सकता है। कुछ ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन्स के। अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है 1 से लेकर 2 तक, तो मुझे बता सकते हो 1 से 2 में जाने के लिए क्या लगता है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब? अगर n इक्वल टू 1 लेवल से ये n इक्वल टू 2 लेवल तक जा रहा है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, तबस्सुम एमिट क्यों करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फर्स्ट ट्रांजिशन में? हाँ, आप अमान, जब ये इंफिनिटी पर जाने के लिए तो एनर्जी देनी होगी, लेकिन जब इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा तो एनर्जी जीरो होगी ना। ये एनर्जीज, एक सेकेंड, अमन पूछ रहा है कि इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी। ये एनर्जीज जो मैं लिख रहा हूं, ये ले जाने वाली एनर्जीज नहीं है। ये एनर्जीज है कि n इक्वल टू 1 में होगा तो इतनी एनर्जी, n इक्वल टू 2 में होगा तो इतनी एनर्जी, 3 में इतनी, 4 में इतनी, इंफिनिटी पर इतनी। ये आप सही कह रहे हैं, यहां से लेकर अगर मैं इंफिनिटी तक लेकर जाऊंगा, मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। सो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो ऐसे निकाल दो आप, E2 माइनस E1, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस ले लो। और ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, नेगेटिव में कम होता चला जा रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव में कम होता चला जा रहा है, तो जैसे जैसे आप n इक्वल टू 1 से हायर एनर्जी लेवल्स में जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E होगा E2 माइनस E1। E2 is minus 3.4, E1 is minus 13.6 is equal to delta E. So ये डेल्टा E आ गया, 13.6 में से 3.4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 10.2 इलेक्ट्रॉन। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए 1 से लेकर 2 तक इसे ले जाए, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अच्छा, अब जरा सा सोचो ये कि अगर मैं इसे, an electron is in ground state,
an electron is in ground state, है ना? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मींस n इक्वल टू 1 स्टेट। एक मिनट रुकना है अंदर गेट को, एक मिनट रुकना। हाँ, तो ग्राउंड स्टेट में है और कुछ एनर्जी आप उसे प्रोवाइड कर, एनर्जी ऑफ लेट्स से 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है भैया आपको, क्या इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेगा? देखो ये छोटी छोटी सोचने वाली चीजें, इन्हीं से फिर क्वेश्चंस बनने शुरू, जब भी शुरू का आधे घंटे का डिस्कशन होगा, बस यही है तुम्हारा पूरा जो अच्छे न्यूमेरिकल्स बनने, नहीं एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, अमन समझ में नहीं आया पोटेंशियल में क्या मतलब है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रॉन मैं अमन तुम्हें अनम्यूट, एक मिनट अमन, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस बनाता हूं। सो इलेक्ट्रॉन will not absorb this energy। अब रीजन क्या है भाई? अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा ना, और 1 और 2 के बीच में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो n इक्वल टू 1 है या n इक्वल टू 2, n के बीच का तो कोई कहानी नहीं है, दोनों के बीच की कोई कहानी नहीं है, या तो n इक्वल टू 1 है फर्स्ट एनर्जी लेवल, या n इक्वल टू 2 है सेकेंड एनर्जी लेवल। 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यहीं का यहीं रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये पहली कहानी है। अब इसके बाद अच्छा मुझे बताओगे 10.2 से जस्ट हायर कितनी एब्जॉर्ब करेगा भाई? इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्ब करेगा। तो इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? इसको पीछे ड्रॉ करो। अरे भाई बता दो जरा सा, ये तो आसान चीज है, आप मुझे बताते जाइए, मैं लिखता चला जाऊंगा बस, और खत्म हो जाएगा ये आइटम। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तुम सब ट्रैक करके भी नहीं बताओगे मुझे। 12.09, 12.1, अब इतना आंसर तुम्हारे, रुको मैं खुद सब ट्रैक करता हूँ। -1.51, 13.6 में से मैं 1.51 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 13.6 में से 1.51 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 12.09। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 12.09, मींस या तो इतनी एब्जॉर्ब करेगा या इसके बाद 12.09 की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या फिर उसके हायर, इन दोनों के डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहां से एक फीलिंग आनी चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो उसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब only those energies which are corresponding to difference in energy levels। तो दिख रहा है अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा एक स्टेटमेंट और बता दो, क्या एनर्जी से फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर सकते हो? क्या मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं करेगा?
देखो ये जो टॉपिक है ना, ये उस तरह का टॉपिक नहीं है कि मैंने लेक्चर दिया और आपने सुन लिया। मतलब जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। आगे जो बचा हुआ है वो सिर्फ ये अगला 10 मिनट का डिस्कशन है जिसके ऊपर जाएगा। हाँ देखो, सनाउल ने लिख भी दिया। सो अगर मैं ये कह रहा हूं कि हर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो मैं उसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, हर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। आटम कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज। हर फ्रीक्वेंसी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा? सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी जो उसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग। इट कैन एब्जॉर्ब only those frequencies which are corresponding to difference in energy level। सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जीज एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, एमिट करने पर आएगा, तो हमेशा याद रखना एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है भाई, ये टर्म्स आप लोग केमिस्ट्री से जानते हैं, ये सब एक्साइटेड स्टेट्स है ना। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वक्त के लिए रुक ही नहीं सकता, ये अल्टीमेटली वापस आएगा। सो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा, कितनी एनर्जी एमिट करेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ गया, कितनी एनर्जी एमिट करेगा ये बता दो। जितनी एब्जॉर्ब की थी 10.2। यहां से वापस आएगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? 12.01। बहुत ढंग से सुनिएगा अगले 10 मिनट, 12.01। अब ये बताओ, क्या ये हर एनर्जी एमिट कर सकता है या पर्टिकुलर एनर्जी एमिट करेगा? मैं यहीं से रदरफोर्ड का जो कुछ लिमिटेशंस थी वो खत्म कर देंगे यहां से। Right. So electron can emit only some particular energies. Atom can emit only some particular energies. वो energies कौन सी? जो energy difference के corresponding हो। So इसको अगर मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊं कि atom can absorb only those energies which are corresponding to difference in energy level। अरे हाँ, emit, 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 yes, 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 fine, thank you, thank you, emit। उसमें ये भी लिख देता हूं, ओनली दोस एनर्जीज, क्योंकि यार क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो एक ही चीज है जो मैं बार बार लिखता जा रहा हूं, ओनली दोस एनर्जीज विच इट हैव एब्जॉर्ब। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी वही एमिट कर देगा। फ्रीक्वेंसी के साथ भी यही होगा, हर फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज एमिट करेगा। एटम कैन नॉट एमिट ऑल फ्रीक्वेंसीज। जब मैं लिख रहा हूं ना हर फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर सकता, तो इसको मैं लिख रहा हूं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा। इसका मतलब है स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। तुम्हारा स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता, हर फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर सकता। इट कैन एमिट ओनली पर्टिकुलर
frequencies having energy corresponding to difference in energy level. तो सिर्फ ये वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर सकता है जो उसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग। तो अब तुम बताओगे स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूअस होगा या लाइन स्पेक्ट्रम होगा? लाइन का मतलब है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दिखेंगी। सो स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यस, जिसे आप डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं ना, उसी को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक लाइन दिखेगी, फिर दूसरी लाइन दिखेगी, बीच में गैप होगा, फिर एक लाइन दिखेगी। ये बताएगा अच्छा एक एक करके इसने एनर्जी एमिट करी है, सारी एनर्जीज एमिट नहीं करी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ लाइन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली है क्या। ये समझ में आया आप लोगों के सबके? जो बचा हुआ है ना बिल्कुल एटम के अंदर, वो सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है। ये आपके दिमाग में बैठ जाए तो फिर मुझे कहीं परेशानी नहीं होगी। तो डेफिनेशन से लिखवाता चला जाऊंगा बस। चलो जी, वेरी गुड, इतना लिख लीजिए जो वेव में हो रहा था। हाँ सनाउल, कुछ वैसे। चलिए लिखिए, इतना लिखिए। नहीं सनाउल, मैक्सिमम मेरी मनी है यार। ये तो सिर्फ ये है कि अच्छा उसको स्पेक्ट्रम कह रहे हो। स्पेक्ट्रम इज लाइक विबग्योर जो होता है ना, वो अच्छा एग्जांपल है एमिशन स्पेक्ट्रम का। विबग्योर एक अच्छा एग्जांपल है एमिशन स्पेक्ट्रम का। मुझे कहीं कुछ मिलता है तो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। इतना लिख लो तो मुझे बताओ। चलो जी, सबने लिख लिया। अब समझिए जरा सा, इसको भी लिख लीजिए। फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम दिखा देता हूं कि स्पेक्ट्रम दिखता कैसा। अच्छा नहीं लिखा था, लिखिए जोएब, लिखिए। कॉन्टिन्यूअस एक मिनट, फातिमा भी बताता हूं मैं। जोएब हो जाए तो मुझे बताइएगा। लिख लिया जोएब? लिखिए। हाँ अमीन,
स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। देखो अमीन, ये तो क्लियर हुआ कि एटम हर फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर सकता, यहां तक क्लियर हुआ था, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा जो इसने एब्जॉर्ब करी। अब जब हर फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं होगी तो कॉन्टिन्यूअस कैसे आया? देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, मान लो वायलेट से शुरू हुआ, तो जहां वायलेट खत्म हुआ वहां इंडिगो शुरू हो जाए, जहां इंडिगो खत्म हुआ वहां ग्रीन ब्लू शुरू हो जाए। लेकिन अगर ऐसा है कि वायलेट है और उसके बाद ग्रीन है, गैप्स आ रहे हैं, बीच में ब्लैक आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? आपका जो स्पेक्ट्रम होगा वो स्पेक्ट्रम कैसा है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आप ये तो कह रहे हैं हर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, आप कह रहे हैं वायलेट होगा तो उसके बाद इंडिगो नहीं हो सकता, तो गैप्स आ गए ना, मींस कॉन्टिन्यूअस नहीं है स्पेक्ट्रम। बताइए अमीन, अब आया समझ में? मैं भी दिखा देता हूँ, एक एनिमेशन है छोटा सा, उससे दिखा देता हूँ कि स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली होता कैसा है, दिखता कैसा है, कैसे बनता है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर कहीं रख लेना, काम आ जाएगा तुम्हारे को। लिखा आप सबने? भाई लिख लीजिए, इतना लिख लें आप तो मुझे बताइए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। स्वेदा हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जरा सीखना है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स होते क्या है। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर मैं एनिमेशन दिखा दूंगा तो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए आपने कोई गैस ली हुई है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, और यहां पर आपने एक बैकग्राउंड ले लिया विच इज अ ब्लैक बैकग्राउंड, डार्क, एक डार्क ब्लैक बैकग्राउंड आपने लिया हुआ, ये डार्क बैकग्राउंड। आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को कुछ एनर्जी दी, इसे एक्साइट किया। जैसे आपका मर्क्यूरी ट्यूब होता है ना, ट्यूबलाइट, उसको आप करंट देते हो, एक्साइट होता है, ऐसे आपने इसे एक्साइट किया। तो हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे थे, आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में। अब ये क्या होगा, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। इन्होंने एनर्जी एमिट करनी शुरू करी। अब उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग आपको लाइंस दिखनी शुरू हो, एक लाइन दिखी, दूसरी लाइन दिख गई आपको, तीसरी लाइन दिखी, ऐसे आपको लाइंस दिखनी शुरू हो गई। आपने कहा अच्छा, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हर लाइन एक कलर शो कर रही है, मींस हर लाइन ये शो कर रही है कि कुछ एनर्जी एमिट हुई है। तो ये जो स्पेक्ट्रम आया, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, आपको कलर्ड लाइंस में। तो ये लाइंस बेसिकली, दीज लाइंस correspond to frequency emitted by gas। तो गैस जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है ना, उस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग ये लाइंस है। जो भी फ्रीक्वेंसी गैस एमिट कर रही है, उस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग ये लाइंस है। अब देखो एक काम और हो सकता है,
तो हर लाइन एक फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, और फ्रीक्वेंसी एमिट कैसे कर रही है, जो आपने अभी एनर्जी लेवल डायग्राम से सीखा था कि हायर एनर्जी स्टेट में चले गए, ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी एमिट करें। ये एमिशन स्पेक्ट्रम था। तो एमिशन स्पेक्ट्रम है ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। अब देखिए, ये तो मैंने आपको कलर्ड लाइंस दिखा दी। हमेशा कलर्ड लाइंस नहीं होती है, मतलब ये इंफ्रारेड में भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट में भी हो सकता है, हमेशा कलर्ड लाइंस नहीं मिलेंगी। बट कुछ लाइंस मिलेंगी जो शायद नेकेड आई से विजिबल ना हो, बट आप और स्पेक्ट्रोस्कोप से देखकर बता सकते हो अच्छा यहाँ कुछ लाइट आ रही, कुछ रेडिएशन आ रही। क्योंकि आपकी आंखें तो सिर्फ विजिबल देख सकती हैं वायलेट से लेकर रेड, वायलेट से पहले का और रेड के बाद का नहीं दिखता हमें, बट एग्जिस्ट करेगा स्पेक्ट्रोस्कोप वगैरह के थ्रू, आप देख सकते हैं। इसी तरह से देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए क्या किया, आपने एक सोर्स ली, और ये ऐसी सोर्स है जो हर रेडिएशन एमिट कर सकती है। तो अगर मैं बहुत ही आइडियल सोर्स कहूं तो मैं कहता हूं दिस सोर्स इज योर ब्लैक बॉडी, ये आपकी ब्लैक बॉडी, दिस इज अ ब्लैक बॉडी। और आपने क्या किया, यहां पर एक बैकग्राउंड लिया। अब मैं इसको ना कंटिन्यूअस ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, इसको मान दो दिस इज अ ब्राइट बैकग्राउंड। हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज बैकग्राउंड, दैट इज अ ब्राइट बैकग्राउंड। हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है इस बैकग्राउंड। ब्लैक बॉडी या रेडिएशन एमिट करती है, सारी रेडिएशन है, वायलेट, इंडिगो, सब है, कहीं कोई गैप नहीं। ब्लैक कलर का मतलब है कुछ नहीं है, कोई ब्लैक नहीं है, सब कॉन्टिन्यूस है। आपने क्या कर दिया, बीच में एक गैस रख दी, हाइड्रोजन गैस रख दिया। ये रुको यार, इसे दूसरे कलर से, दिस इज अ ब्राइट बैकग्राउंड। अब मैंने बीच में कोई गैस रख दी, मान लीजिए बीच में मैं हाइड्रोजन गैस रख देता हूं। बीच में मैंने गैस रख दी हाइड्रोजन गैस। तो जब आप हाइड्रोजन गैस रख दोगे ना, तो यहां से जो लाइट जा रही है उस लाइट को हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगी। हाइड्रोजन हर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, बस कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेगी, ये वाली कर लेगी, ये कर लेगी। तो जिसे एब्जॉर्ब कर लेगी वो मिस हो जाएगी यहां से। तो जो मिस हो गई उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको व्हाइट लाइन, ब्लैक लाइंस मिलेगी। तो ये ब्लैक लाइंस का मतलब है ये वो फ्रीक्वेंसी जो पहले तो थी लेकिन अब गैस ने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये जो लाइंस हैं ये कोरस्पॉन्डिंग है एब्जॉर्ब बाय गैस। जो फ्रीक्वेंसीज गैस एब्जॉर्ब करेगी उसके कोरस्पॉन्डिंग ये लाइंस आ रही। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, डार्क लाइंस ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड। बताइए ये आपको आया समझ में, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं एक बार दिखा और देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बस एक देख और लो उसे, फिर और क्लियर हो जाएगा। अब मैं ये तो नहीं दिखा रहा आपको कि ये बनता कैसे है, सिर्फ आप ये देख लो कि होता क्या है। भाई ये विजिबल है, तो इसमें ना आपको सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम भी दिख जाएगा। एक मिनट, इसको मैं नीचे कर दूं जरा सा। तो ये तो आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। आपने व्हाइट लाइट की सोर्स ली, हाँ तो ही दिया, देखो आपने व्हाइट लाइट की सोर्स ली, प्रिज्म से पास कराया, प्रिज्म से पास कराने के बाद आपको ऐसा स्पेक्ट्रम दिख रहा है। यहाँ जो स्पेक्ट्रम है तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं कुछ ब्लैक नहीं है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट कोई भी एटम ऐसा स्पेक्ट्रम एमिट नहीं करता, ये तो व्हाइट लाइट सोर्स एमिट करेगी। जब आप एटम लेंगे तो ये स्पेक्ट्रम नहीं होगा। आप समझिए, मैंने अब एक एमिशन स्पेक्ट्रम देखो कैसे बनता है। हॉट गैस ली, हॉट गैस समझ में आता है, एटम गैस ली और उसको एक्साइट किया, करंट दिया, हीट एनर्जी दी, एक्साइट कर दी, कुछ एमिट हुआ, उसे प्रिज्म से पास कराया, एक स्पेक्ट्रम बन गया। देखो ऐसा स्पेक्ट्रम है।
डार्क स्पेक्ट्रम है, उसके ऊपर कलर्ड लाइंस आ रही है, ये हर लाइन शो कर रही है फ्रीक्वेंसी जो गैस ने एमिट करी है। दैट्स लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद आपको देखना है कि ओके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो देखो व्हाइट लाइट ली, उसको कोल्ड गैस से पास कराया ताकि गैस एब्जॉर्ब कर ले एनर्जी, फिर इस प्रिज्म से पास कराया, अब ये स्पेक्ट्रम है। पहले बैकग्राउंड कैसा था तुम्हारा, कॉन्टिन्यूअस बैकग्राउंड था, उस पर ये जो लाइंस आ रही है ब्लैक लाइंस, हर लाइन शो कर रही है जो एनर्जी गैस ने एमिट की। और ये सारी कहानी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम से। ये बताइए, ये समझ में आया आपके? दिस इज एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई भी गैस ये नहीं एमिट करेगी, हर गैस ये एमिट करती। तो अमन, अब आया आपके समझ में? तौहीद, एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हमेशा याद आएगा कि एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था क्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फिर इसे बंद कर रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखिए इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए सीरीज का। अच्छा, लास्ट स्लाइड ड्रॉ नहीं करी थी? करिए करिए, ड्रॉ करिए। हो जाए इतना तो मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। जोएब हो गया? कोशिश देखिए, अब खुद करने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ पता है कि क्या होगा यहाँ। A monochromatic radiation of wavelength 975 angstrom excites the hydrogen atom from its ground state to a higher state. How many different spectral lines are possible in resulting spectrum?
which transition corresponds to longest wavelength. चलिए सॉल्व करिए, लगाइए अपना दिमाग। अगर तुम्हारा n का नंबर फ्रैक्शंस में आ रहा हो ना, तो इसमें पूछ तो नहीं रहा पॉसिबल है या नहीं, तो नियरेस्ट इंटीजर ले लेना, नियरेस्ट इंटीजर ले लेना जो भी हो। सोचिए और मुझे बताइए क्या रहा आंसर। तो बताइए क्या रहा। ओके, किसी से नहीं हो रहा। देखिए, आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि जब एटम इतनी वेवलेंथ एमिट कर रहा है, अलमास कुछ गड़बड़ है, इतनी वेवलेंथ एमिट कर रहा है तो एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी जो ये एमिट करेगा, नहीं अमन, देखिए, नहीं राशिद, राशिद एन तो सही आ रहा है, लेकिन आपको निकालना है कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, वो सबका गलत है। नहीं, इसका गड़बड़ है। तो देखिए, एनर्जी एमिटेड जो होगा, नहीं सोएदा, सोएदा एन सही है, बट मुझे चाहिए नंबर ऑफ लाइंस। एनर्जी एमिटेड डेल्टा ई, आप ऐसे लिख सकते हो ना, एनर्जी जो एमिट होगी वो एच सी बाय लैम्डा होगी, या अगर मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन ले लूं तो 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, यही काम कर लेते। इट्स 12400 बाय 975। 12400 डिवाइडेड बाय 975, तो आ गया ये 12.71। ये आया 12.71। अब अगर इस 12.71 का मैं रूट लूं तो ये किसके करीब जाएगा रूट। अच्छा, रूट तो है ही मेरे पास, मुझे बताना है यार, मैं मेरे पास सिंपल सा कैलकुलेटर है इसमें। 12.1 का रूट कितना आ जाएगा, किसके करीब जाएगा, 9 और 4 के बीच में आ रहा होगा, किसके ज्यादा करीब है बता दो जरा मुझे लेके। इसका रूट ले लो। अच्छा रुको, रूट क्यों कह रहा हूँ, डेल्टा ई आ गया ना 12.71। इतनी एनर्जी, सुनो सुनो सुनो, इतनी एनर्जी एमिट हो रही है। अब इतनी एनर्जी एमिट हो रही है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा, ये ग्राउंड स्टेट है, -13.6, n इक्वल टू। किसी स्टेट में इसने इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी है,
मतलब इतनी एनर्जी मान लो ये एमिट कर रहा है 12.71, तो इतनी ही एब्जॉर्ब करी होगी। मुझे ये डिसाइड करना है N1 तो 1 है, N2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट क्या रही, ये डेल्टा ई है, जितनी एमिट कर रहा है उतनी एब्जॉर्ब करके गया होगा। तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, तुमने अभी तो लिखा था डेल्टा ई होता है E2 माइनस E1, तो यहां से E2 आ जाएगा डेल्टा ई प्लस E1, E2 आ जाएगा यहां से डेल्टा ई कितना है 12.71 प्लस माइनस 13.6। देखो मैं बस ये काम कर रहा हूं, जैसे इस एग्जांपल के अंदर मैंने कहा था ना इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो यहां चला जाएगा। अब वो ये बता रहा है कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करिए कहां जाएगा, तो मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये निकालना है। तो ये E2 आ गया, अब इसको भी मैं ऐड कर लू माइनस 13. अरे कहाँ गया कैलकुलेटर, 13.6 माइनस 12.7, 0.9 आ गया, तो E2 आ गया। हाँ तो नहीं, इसका गड़बड़ है, गड़बड़ है, माइनस 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब हायर एनर्जी लेवल 0.9 है, मुझे देखना है कि 0.9 EN है ना, ये एन की वैल्यू है क्या एक्चुअल। तो आप जानते हैं EN होता है माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर। तो EN आपको दिया है माइनस 0.9 इज माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर। सो यहां से एन स्क्वायर आ गया 13.6 बाय 0.9। तो 13.6 बाय 0.9 का क्या मतलब है, 13.6 बाय 0.9 इज 13.6 डिवाइडेड बाय 0.9, 15.11 आ रहा है। इसका रूट लेंगे तो ऑलमोस्ट 4 के इक्वल आएगा। अरे बस सादिया का भी सही आता। तो ये n इक्वल टू 4th लेवल है, अभी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस नहीं हुए, ये पता चल गया कि ये जिस हायर एनर्जी लेवल में जाएगा वो हायर एनर्जी लेवल 4th लेवल। फिर देखेंगे ट्रांजिशन कौन सा है। बताइए मुझे यहां तक समझ में आया आपको। n इक्वल टू 1 में था, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, यहां चली गई, जब वापस आएगा इसी जगह तो इतनी एनर्जी एमिट करेगा, ये वेवलेंथ एमिट करेगा। सब बताओ भाई कितना आया, फिर देखेंगे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने। चलो अब ट्रांजिशंस काउंट करते हैं। देखो अब तो बड़ा मजे का काम, बस गिनना ही तो है कि कितने ट्रांजिशंस हो सकते हैं। देखो ये n इक्वल टू 1, अरे कलर कौन सा ले लिया, कैसे सोया था, डायरेक्टली कैसे कर दोगे, याद है आपको। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस नहीं आया अभी, ये तो सिर्फ आया किस में जाएगा। हाँ आपको याद है तो कर लीजिए, बहुत बढ़िया, आपको याद है तो कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। सो आपका इलेक्ट्रॉन यहां है, यह है आपका इलेक्ट्रॉन। अब यहां कितने ट्रांजिशंस हो सकते हैं ये आपको देखना है। 4 से 3 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है। अब नेक्स्ट देखो 3 में आया ना, 3 के बाद 2 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है। अब जो ये 2 में आया है ये फर्दर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 से 1 में आ जाए। तो ऑल परमिश, और देखो क्या और कोई ट्रांजिशन दिख रहा है आपको पॉसिबल। देखो कोई ट्रांजिशन ऐसा छूट गया कि 4 से नीचे आने वाला कोई एक पार्ट छूटा गया, देख लो ढंग से, सारे हो गए ना। 4 से 3 आया, 4 से 2 आया, 4 से 1 आया, 3 से 2 आ सकता था, 3 से 1 आ सकता था, 2 से 1 आ सकता था। मेरे हिसाब से तो सारे हो गए ट्रांजिशंस, कितने हो गए 6।
तो ये इंपॉर्टेंट कहानी है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने हैं? 6 ट्रांजिशन। अब तुम इतनी अकल नहीं लगाना चाहते, तुम्हें कोई शॉर्टकट चाहिए, तो तुम ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन n minus 1 divided by 2. So it's 4 minus 1 by 2. So it's 6 transitions. So total 6 transitions है। अब वो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट में कि किस ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तब ये ना करना शुरू कर देना हर ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकालो, निकाल तो सकते ही हो, तुम्हें पता है यहाँ -13.6 है, यहाँ -3.4 है, ये 1.51 होता है, ये 0.85 होता है। वेवलेंथ तो निकाल सकते हो, एनर्जी डिफरेंस से डेल्टा ई लो, एच सी बाय लैम्डा से इक्वेट कर दो, इतना रेंदी मत करना। यही तो पूछ रहा है लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो देखो डेल्टा ई होता है एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो गया डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा ई, लैम्डा हो गया एच सी बाय डेल्टा ई। तो जिस ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा वहां वेवलेंथ ज्यादा होगी। सो ट्रांजिशन having minimum energy difference will have longest wavelength. एनर्जी डिफरेंस जहां मिनिमम होगा वहां वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। मुझे बता सकते हो कौन सा ट्रांजिशन ऐसा दिख रहा है जहां एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है? ये तो दिख जाएगा, देख के दिख जाएगा, तुम्हें पता है जैसे जैसे आगे जाते हैं एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है। अरे जहां कम है यार, वजरात कहाँ है, क्या बात करो, सबसे कम कौन सा है ट्रांजिशन? हाँ 4 से 3 क्या बेवकूफी, 2 से 1 कह रहे हो, कोई कह रहा है 1, अबे ट्रांजिशन 1 से कहां, ये वाला, यही तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। अरे 1 से 2 में तो इतना बड़ा एनर्जी गैप नहीं दिख रहा खदीजा। 13.6 और 3.4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10.2 आएगा, 1.51 और 0.85 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.7 के आसपास कुछ आएगा। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कहां पर है? 3 to 4 में। और इसी में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। भाई बताइए कितना हुआ, समझ में आया? चलिए लिख लीजिए इसे, अभी ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। भाई इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे।
सबने लिख लिया ना स्लाइड? भाई इतना हो जाए बताओ, एक न्यूमेरिकल और है इसी तरह का। चलिए भाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा रिपीट हुआ है इसी में। सो एनर्जी लेवल डायग्राम of an element is given in figure. Which transition, इसे करके दिखाइए, which transition corresponds to emission of spectral line of wavelength 102.7 नैनोमीटर। और ये आपको ट्रांजिशन से ये सब दिए हुए हैं, 1 2 3। करिए सॉल्व। बताइए इसमें से कौन सा ट्रांजिशन है जिससे 102.7 की वेव वो निकल रही है, वेवलेंथ एमिट हो रही है। तौहीद का आंसर सही है। वजाहत का भी सही है, दानिश का भी सही आ रहा है।
नाम बता दो ना राशिद, सब सारे ट्रांजिशंस के नाम लिखे, ABCD कौन सा लग रहा है? नहीं खदीजा, गलत आ रहा है। अरे भाई देखो, जो भी ट्रांजिशन होगा उससे इतनी वेवलेंथ जा रही है ना, तो इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट करो। ऐसी तो निकालोगे एनर्जी डिफरेंस hc बाय लैम्डा के इक्वल होगा, तो एनर्जी डिफरेंस निकालो, इट्स h6.6। अच्छा ये तो नैनोमीटर में है ना, तो एक काम करते हैं ना, इसे उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो 102.7 है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो 1027 एंगस्ट्रॉम आ गया। डेल्टा ई निकाल दो, एंगस्ट्रॉम में तो तुम्हें पता है 12400 डिवाइडेड बाय 1027। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 12400 डिवाइडेड बाय 1027, 12.07 के आसपास आ गया है। हाँ खतीजा, एंगस्ट्रॉम में कर लो ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। यूनिट कन्वर्जन तो है, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में ले आओ, इतनी एनर्जी होगी। अब ये देख लो कि रफली इतना एनर्जी डिफरेंस किस ट्रांजिशन में आ रहा है। और याद रखना 12400 एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, 0.1 0.2 का डिफरेंस रहता है। देखो जरा इसके करीब आंसर कहां से मिल रहा है, कौन सा ट्रांजिशन है जिसके आसपास देगा। ये वाला ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 1.5 और 0.85, 0.7 वगैरह के आसपास का होगा। इस वाले ट्रांजिशन में डिफरेंस कितना है, 3.4 और 0.85, 12 तो नहीं हो सकता। यहां डिफरेंस कितना होगा, 1.5 के आसपास का। ये ट्रांजिशन देखोगे -1.5 माइनस ऑफ 13.6, ये आता था 12.02। तो सबसे करीब वाला यही है, तो ये ट्रांजिशन जो इतनी एनर्जी एमिट करते हैं। तो ये क्लियर हुआ? चलो भाई लिखो, जिन लोगों से नहीं हो पाया था इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हो जाए तो बताइएगा, इसे रब करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=इंफिनिटी तक भेजने में जो एनर्जी देनी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी। बाहर निकाल दिया एटम को इलेक्ट्रॉन से, सॉरी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दिया, जो एनर्जी देनी होगी दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू n=इंफिनिटी। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन था पहले n=1 में, आप इसे ले जा रहे हैं n=इंफिनिटी तक, कुछ एनर्जी देनी होगी, दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी। डेल्टा ई आयनाइजेशन निकालते कैसे, इट्स ई इंफिनिटी
माइनस E1। डेल्टा ई आयनाइजेशन क्या होगा, इंफिनिटी पर कितनी है, 0। E1 is minus 13.6 by n square। ये आ जाएगा 13.6 by n square इलेक्ट्रॉन। ये आ जाए। और अगर हम, मैं तो अभी सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ हाइड्रोजन है कुछ और है, तो Z स्क्वायर में n स्क्वायर होता है ना। ये आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब यहां पर एक इश्यू आता है, देखो ज्यादातर जगह ना आप 1 से लेकर जाओगे, ज्यादातर जगह आप 1 से लेकर जाओगे, लेकिन ख्याल रखना हो सकता है वो आपसे का आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2 स्टेट, तो वहां 2 से इंफिनिटी होगा, बट इन जनरल 1 से इंफिनिटी होता है। यहाँ n की जगह 1 रख दो तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा 13.6 Z स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। तो ये आ गया 13.6 Z स्क्वायर, ये आयनाइजेशन एनर्जी। बट मैं आपसे कह रहा हूं इसके अलावा और भी ऑप्शंस पॉसिबल है। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होगा, आप इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकाल दो, डेल्टा ई के कोरस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। तो एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकालने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा डेल्टा ई बाई ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस इज योर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था, ड्यूअल नेचर में भी देखा था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, कि एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, एंड ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 raised to -9। दिस इज आयनाइजेशन। इसके बाद आप एक्साइटेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल में क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में लेकर जाओगे। मान लीजिए आप लेकर जा रहे हो n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 3 में, तो जो भी आपने एनर्जी दी, इसे आप कह दोगे दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा ऐसी आएगी, हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट, दैट्स इट। आप जानते हैं हायर और लोअर की एनर्जी निकालते कैसे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो आप ऐसे निकालोगे, इसे आप कह दोगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। जो अभी तक हमने एनर्जीज निकाली हैं वो आपके ये एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। इतना लिख लीजिए, एक आध क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जी जी लिखिए। इसे लिख लीजिए, सबका हो जाए बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। चलिए हो गया, ये इसको लिख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन साथ में करते हैं। जैसे वो कहता है नहीं हुआ था, लिखिए लिखिए सनाओ। ओके, कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी। ये पहले आयनाइजेशन एनर्जी निकालो। एंड पोटेंशियल Li2+। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 13.6 बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। जो भी एटम है उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ तो n तो हमेशा 1 से जाएगा, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 13.6। लिथियम का कितना है, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इंटू 3 स्क्वायर। तो आयनाइजेशन एनर्जी आ गई 13.6। एक मिनट कैलकुलेट कर क्या, 13.6 इंटू 3 इंटू 3, 122.4। ये आया 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल अगर आपको चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए सिर्फ इतना काम करिए कि एनर्जी को आप डिवाइड कर दीजिए ई से। तो जो एनर्जी थी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 by 1.6 into 10 raised to -19 gets cancelled। तो ये पोटेंशियल आ गया 122.4 वोल्ट। 122.4 वोल्ट ये पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसे आप कहते हैं। एक और करके देखिए, कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम फॉर ट्रांजिशन 1 से 3 का ट्रांजिशन। इसके लिए जरा एनर्जी भी निकालनी है एंड ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। करिए जरा, सॉल्व करके बताइए मुझे क्या है। देखो वैसे यहां से ना एक चीज का अंदाजा लग गया होगा कि एनर्जी अगर 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पोटेंशियल भी इतना ही वोल्ट है। चलिए कुछ आंसर्स आने लगे, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, तो बेसिक्स है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो डेल्टा ई इज 1 से 3 ट्रांजिशन है ना, E3 - E1।
E3 is minus 13.6 into Z beryllium is, here's an expression, minus 13.6 Z square by N square. Beryllium, hydrogen, helium, lithium, beryllium, 4 square by 3 square. Minus 13.6, 4 square by 1 square. तो ये सबका एक, मैं नहीं, सबके अलग अलग आ रहे हैं आंसर, रुको मैं खुद करूंगा। तो ये आया 13.6 into 16 divided by 9, तो ये आया माइनस ऑफ 24.17 माइनस 13.6 into 16, 217.6, तो 217.6 में से मैं 24.17 सब्ट्रैक्ट, तो ये आया 193.43। पोटेंशियल कितना होगा, इसी के आगे वोल्ट लगा दो, 193.43 वोल्ट, बस ये पोटेंशियल है। ये तो सिंपल सा था, ये समझ में आ गया बस एनर्जी और पोटेंशियल होता क्या। अब जरा देखो, जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा घुमा हुआ है, रब करूं इसे। नहीं अमन, इस पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार पोटेंशियल दे दिया, हायर पहुंच गया, खत्म, अब वो अपने आप ही नीचे आएगा, वो रुक ही नहीं सकता। नीचे लाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो खुद नीचे आएगा। एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, तो वो कोई पोटेंशियल नहीं चाहिए लाने के लिए। चलो जी, सबने ये लिख लिया है, अब इसको करके दिखाओ मुझे, ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। ये है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल of hypothetical hydrogen like atom is 15 volt. Find third excitation potential of proton. करिए, सॉल्व करिए। तुम्हें ये गिवन नहीं है कि एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी हो सकता है।
ओके, कुछ आंसर्स आए देखते हैं। अस्का का आंसर सही है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पहले z निकालो फिर सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के और भी मेथड्स है, लेकिन z निकाल कर शायद आसानी से हो जाए। अस्का z कितना आया था? अच्छा, रेशियो लेकर करा, गुड, सब बेटर में। नहीं, जोहेब गड़बड़ आ रहा है, फातिमा गड़बड़ है। चलिए इसे मैं ही सॉल्व करूं। इसे करने का एक लेंदी और सीधा मेथड है, z निकाल दो पहले। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कह रहा है ना, फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल का मतलब है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में गई, E2 माइनस E, नहीं आसिफ गड़बड़ है। सो जो एनर्जी होगी डेल्टा E2 को आप क्या लिख सकते हैं? -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर। अच्छा, ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैं आपको एक हिंट देकर छोड़ दूंगा, फिर हम नहीं होगा तो मंडे का कर लेंगे। जेड स्क्वायर बाय, हाँ तो ये सही आ रहा है, n1 स्क्वायर, ये दिया हुआ है, और ये n2 और n1 की भी वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट एक्साइटेड है ना, तो 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, और ये डेल्टा ई भी दिया है, 15 वोल्ट है, तो एनर्जी निकाल दो, इट्स ई इंटू डेल्टा वी। तो जो डेल्टा वी आया वही एनर्जी हो जाएगी, हमने करा था पहले भी। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, ये है -13.6 जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर कर किसी तरह से z निकालना है। एक बार z आ गया तो थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल सिंपली हो जाएगा E3 माइनस E। नहीं तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सॉरी E4 है ना, 4 माइनस E, यहां से आ जाए। चलिए इसे आज यही छोड़ते, मंडे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मंडे से फिनिश कर देंगे, इतना लिख लीजिए।